नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदेसर में बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। 3 दिवसीय काशी दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अभिनंदन जीआई क्राफ्ट से भी किया गया। उनके लिए खास तरह का वस्त्र भी तैयार किया गया है। कुछ विशेष स्टोन जाली क्राफ्ट से तैयार मॉरिशस के राष्ट्रीय पक्षी डोडो को उकेरते हुए अंग वस्त्र तैयार किया गया। तो दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। ये तस्वीर भी हम आपको मुलाकात की दिखा रहे हैं। यूपी में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर बातचीत हुई है। तो दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद थे। खास तरह से इनका स्वागत किया गया और आप देख सकते हैं कि इन्हें भेंट में राम मंदिर किस तरह से बनेगा, इसका एक जो मॉडल बनाया गया वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री को दिया गया। वाराणसी दौरे के बाद सीएम योगी दोपहर में गोरखपुर पहुंचे, जहां पर वे ब्रह्मलीन प्रेमदास के श्रद्धांजलि समारोह और भंडारा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ब्रह्मलीन पूज्य श्री महंत प्रेमदास जी के मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। सीएम योगी ने पूज्य ब्रह्मलीन प्रेमदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि बीते 10 अप्रैल को राम नवमी के दिन महंत रामदास जी का निधन हो गया था। वे श्री राम मनोकामना सिद्धि श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के महंत थे। पूज्य संत श्री प्रेमदास जी महाराज जी का साकेतवास 10/4 रामनवमी चैत रामनवमी तिथि के दिन सुबह में 5:30 बजे हो गया था और उनके आकस्मिक निधन के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज संजोग से गोरक्षपीठ में ही मौजूद थे और जो उनको सूचना मिली तुरंत आकर के पूरी व्यवस्था यहाँ का सारा व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, महाराज जी की इच्छा क्या थी, तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी इच्छा ये थी कि हमारा शरीर मैं अयोध्या वासी रहा हूँ, इसलिए मेरा शरीर अयोध्या में ही दाह संस्कार किया जाएगा। गाजियाबाद में हुई दर्दनाक घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। परिवहन विभाग सभी स्कूल वाहनों की जांच में जुट गया है। सिर्फ गाजियाबाद में ही 1800 स्कूल बसें हैं, जिनमें 700 बसों का फिटनेस नहीं हुआ है और वे बसें खुलेआम रोड पर मौत का तांडव करने के लिए अग्रसर हैं। परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीते दिन 27 बसों को सीज किया है, जबकि आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। वहीं जनता टीवी ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर बसों का रियलिटी चेक किया है। अब ऐसे में गाजियाबाद की कितनी बसें सुरक्षित है बच्चों के लिए और क्या है जमीनी हकीकत, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर में बीते 2 दिन पहले दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के अंदर एक 11 साल का बच्चा जो 4th क्लास का स्टूडेंट था, उसकी हेड इंजरी के बाद मौत हो गई। कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में आया प्रशासन और कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है उसकी कमियां नजर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं जो सीधा आदेश था डीएम को, जो राकेश कुमार है, उनको तलब किया गया। उनसे कहा गया कि इसकी पूरी जांच रिपोर्ट जो है और सीएम को सबमिट की जाए। सीएम ने संभागीय परिवहन अधिकारी जो है उनको भी इस पर जवाबदेही के लिए तलब किया है। बात करें तो गाजियाबाद के अंदर 1800 स्कूल बसें हैं जिनका संचालन रोज बच्चों को लाने ले जाने में होता है। वहीं 700 बसें ऐसी हैं जिनका परमिट नहीं है और जब परमिट नहीं होगा तो मोदी नगर जैसे वाले हादसे होंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये क्याड़े रुख अपनाते हुए डीएम को इसमें आदेश जारी किए हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में कल 27 बसों को सीज किया गया और कहीं ना कहीं जो बसें हैं उनकी और भी चेकिंग की जा रही है। वहीं बात करें तो हम आज रियलिटी चेक करने के लिए जनता टीवी के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। देखते हैं कि इसमें कितना खरा यहाँ बस उतरती है, प्रशासन की कार्रवाई उतरती है। देखिए बसें लगातार आ रही हैं, बच्चों को छोड़ रही है, घर से लेकर जो आ रही हैं।
मैं इनसे भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे हम चल रहे हैं जनता टीवी के, और हम अपने दर्शकों को रियल दिखाएंगे जो ग्राउंड जीरो पर होता है। सीएचई पब्लिक स्कूल है और ये बस है, मैं इसके बस के अंदर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर फायर सिस्टम, जो आग लगने के बाद बुझाई जा सकती है आग को, वो सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है। और फर्स्ट एड बॉक्स, ये रहा फर्स्ट एड बॉक्स, जो कहीं ना कहीं है यहाँ पर मौजूद, लेकिन इसके अंदर एक कहाँ है दिखाइए। एक फर्स्ट एड बॉक्स इन्होंने अंदर भी रखा हुआ है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिटनेस, गाड़ी की फिटनेस आपकी हुई है, कागज आपके पास पूरे हैं, फिटनेस पूरी है आपके पास, कागज पूरे हैं आपके पास। मोदी नगर में जो हादसा हुआ उसमें गाड़ी का फिटनेस नहीं था, इस वजह से हादसा हुआ, ड्राइवर ने उस बच्चे का 11 साल का बच्चा खत्म हुआ। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो गलती है जो उनकी, जो फिटनेस नहीं हुई। एक बात बताइए कि जैसे कि बताते हैं कि फिटनेस नहीं होता, या अनट्रेन्ड ड्राइवर होते हैं, या शराब के नशे में होते हैं, आप भी बच्चों को लेकर आते होंगे, तो आप कैसे अपना दायित्व निभाते हैं? दायित्व हम अपनी सेफ्टी करेंगे, बच्चों की सेफ्टी करेंगे। सबसे पहले तो गाड़ी अपना आप हैंडल में रखेंगे, अपने मतलब कवर करेंगे गाड़ी को। तो कभी ऐसी आपदा आ जाए कि जब बच्चों को किस तरीके से लेकर चलते हैं आप, क्या क्या आप बच्चों को समझाकर चलते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब स्कूल खुले हैं? ये एक तो मास्क लगा कर रखो, गेट से बाहर हाथ या सिर को बाहर ना निकाला, सीट से अपने खड़े ना हो बिल्कुल भी, और शोर शराबा बिल्कुल ना करो। कि ड्राइवर होपलेस हो जाता है, कभी कोई चिल्ला रहा कभी कोई चिल्ला रहा, तो उसको चुप करते हैं बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जो ये वही लोग हैं जिनका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को घर से सुरक्षित लेकर आना और स्कूल में सुरक्षित छोड़ना, और घर से स्कूल से सुरक्षित बच्चों को लेकर आना और उनको घर तक छोड़ना। 20-20 साल पुराने लोग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के अंदर जो हुआ वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन और मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो पाया और एक बच्चा अपनी जिंदगी गंवा चुका है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। आपने गाजियाबाद का हाल जाना, अब चलते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। राजधानी लखनऊ के स्कूलों की बसों को जब हमने देखा या उसकी पड़ताल की तो कई बातें सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद में स्कूल बस में एक बच्चे की मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में कैथेड्रल स्कूल के सामने खड़ी हूँ। ये वो स्कूल है जहाँ पे एक प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर आज मैं जमीनी जायजा लेने आई हूँ कि क्या जो स्कूल के बस होते हैं, क्या उसमें सुरक्षा के मानकों पे वो खरा उतरता है, क्या उसमें सभी सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में मैं राजेश से कहूंगी, राजेश आइए, ये बस है और इस बस में मैं जा रही हूँ, इसमें देखूंगी कि क्या यहाँ पे जो व्यवस्था है, जो बस में सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाता है, क्या वो रखा जाता है कि नहीं। सर ये दरवाजा खोलिए। अभी मैं ये ड्राइवर साहब हैं जो कि स्कूल बस से बच्चों को लेकर आए हैं। राजेश से कहूँगा, पीछे स्कूल है और ये इसी बस से लेकर आए हैं, तो इसमें मैं जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या है। ये यहाँ पे जो बस है इसमें तकरीबन इसमें जो सीट्स हैं वो 10 से 12 सीट हैं। हालांकि जो गाजियाबाद का केस देखने को मिला था उसमें साफ तौर से ये था कि उसमें 30 सीटर था वो बस, लेकिन उसमें 60 बच्चों को बैठा दिया गया था। हालांकि आप समझ सकते हैं कि स्कूल का जो प्रशासन था वो किस तरह से लापरवाही बरता था। हालांकि हम ड्राइवर साहब से बातचीत करना चाहेंगे कि ड्राइवर साहब का क्या कहना है और क्या सुरक्षा के मानकों पर ये खरा है बस, ये भी बहुत जरूरी है। सर आप अपने पहले स्थान पे बैठ जाइए। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आप लोग बच्चों को लेकर आते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बीच रास्ते में ही आप लोग बच्चों को छोड़ देते हैं। क्या आप सुरक्षित बच्चों को घर तक छोड़ते हैं? हम लोग के पास ये काम नहीं है कि बीच रास्ते में बच्चों को छोड़ देना। हम लोग पेरेंट्स को फोन करते हैं, पेरेंट्स आता है उसको देते हैं, नहीं तो घर के गेट के ऊपर बच्चे को घर के अंदर करके ही आते हैं हम लोग। एक सीट पे बच्चे कितने बैठते हैं? जितनी सीटें हैं उस हिसाब से बच्चे बैठते हैं। 20 सीटें मान लीजिए इस पे तो अगर देखा जाए तो 2 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर अक्सर देखा जाता है कि हालांकि मानक तो ये है कि अगर 30 सीटर है आपका बस तो उसमें 30 ही बच्चे बैठेंगे, लेकिन देखा जाता है परमिशन बढ़ के मिलती है। 30 सीटर से आप 35 बच्चे बैठा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है वो 30 सीटर गाड़ी है, 30 ही बच्चे बैठना चाहिए।
जो गाजियाबाद में मासूम के आह को हमने सुना, उस माँ को जो चित्कार थी उसको सुना हमने, उस मासूम के खिलखिलाते हंसी को पल भर में मौत के घाट उतारने वाले की जो कहानी सुना हमने, वो फिर से ना दोहराई जाए, इसका भी उन माता पिता और पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। तो सावधान और सतर्क और सुरक्षा में कोई चूक है तो उसको प्रति एक्शन भी उठाइए। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए अब रुक कर लेते कानपुर शहर का। तो कानपुर में और भी बुरा हाल देखने को मिला है। यहाँ स्कूल बस तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल वैन में बच्चों को यहाँ पर ठूस ठूस कर भर कर ले जाया जाता है। इसके अलावा स्कूल वाहन जो है मानकों के विपरीत यहाँ पर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कुछ गाड़ियां तो रग्गा मार है, यानी कि उन्हें धक्का मारकर स्टार्ट किया जाता है। गाजियाबाद में सड़क हादसे में एक छात्र की जान चली गई। उसने बस से सर बाहर निकाला था और उसके बाद वो दुर्घटना का शिकार हो गया था। लेकिन इस वक्त हम कानपुर के एक स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, बच्चे निकल रहे हैं। स्कूल बस तो छोड़िए, यहाँ पर प्राइवेट वैन लगी हुई हैं। प्राइवेट वैन में देखिए किस तरह से बच्चों को भरा जा रहा है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से वैन के अंदर बच्चे जो हैं वो भरे जा रहे हैं। मानकों के विपरीत यहाँ पर बच्चों को बैठाया जा रहा है। ये प्राइवेट वैन इस स्कूल में लगी हुई हैं। ये देखिए स्कूल के बच्चे वैन के अंदर बैठे हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई मानक नहीं दिखाई दे रहा है। सीएनजी के फिटिंग जो ये गाड़ियां हैं, इनसे बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से सैकड़ों वैनें खड़ी हुई हैं और इन वैन से ही बच्चे जाते हैं। ये जीटी रोड है, यहाँ पर बच्चे सड़क भी पार करते हैं और कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या कोई हादसा हो सकता है। और आपको बता दें कि ये जो स्कूल है, यहाँ पर स्कूल में जिस तरह से बसें नहीं लगी हुई हैं, प्राइवेट वैन लगी हुई हैं, जिला प्रशासन या आरटीओ विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और शायद यही वजह है कि लगातार दुर्घटना का शिकार छोटे बच्चे होते जा रहे हैं। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। इधर गाजियाबाद में स्कूल बस के हुए मासूम की मौत ने यहाँ पर बसों के सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब तक 2 आरटीओ और 1 आरआई को निलंबित किया गया है। पूरे मामले में जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट अब बसें सड़क पर नहीं चल पाएंगी। इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में स्कूल बस में बच्चे की मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। इस पर खास बातचीत के इस वक्त हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद है। दयाशंकर जी, सरकार ने संज्ञान लिया, 2 ARTO 1 RI को निलंबित कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये है, निलंबित तो कर दिया लेकिन इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर आप क्या करें, कौन सा कदम उठा रहे हैं? देखिए, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है स्कूलों की बसों को सघन जांच करिए। जब संपूर्ण फिटनेस होने के बाद भी ही उन पर प्रमाण पत्र जारी करिए और जो भी, क्योंकि स्कूल के लिए अलग गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का कंप्लायंस करें और जो भी अधिकारी उसके बाद बिना देखे और फिटनेस प्रमाण पत्र और इस तरह के देंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए हमने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों को जितनी बसें चल रही हैं उनको अलग से अभियान चला करके उसका जांच करें और जब पूरे फिटनेस पाए जाएं तभी वो उन पर जो है बच्चों को उस पर चलने की अनुमति दी जाए। गाजियाबाद की घटना को देखा जाए तो उस जो बस था उसमें 30 सीटर बस था, उसमें 60 बच्चों को लबालब भरा गया था। क्या आपको लगता है कि ये क्षमता के विपरीत जाके जो प्राइवेट बस चलाते हैं स्कूलों में, उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी लगता है? आखिर उस पर आप कैसे लगाम लगा पाए? क्योंकि स्कूल जो प्रबंधक होता है वो अपना तो बस देता ही, लेकिन प्राइवेट टेंडर भी ले लेता है, उसको लगाम लगाना बेहद जरूरी नहीं। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे सरकार का हो, सबके लिए नियम एक है। सबको अपना फिटनेस प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। बिना फिटनेस के बसें नहीं चलेंगी, चाहे वो बसें किसी की हो। ये थे दयाशंकर सिंह का साफ तौर पे कहना था कि जो गाजियाबाद में हुआ उस घटना को संज्ञान लेते हुए 2 ARTO 1 II को निलंबित कर दिया गया। जहां तक बसों का जो लापरवाही बरत रहे हैं उनका अब जो है बगैर फिटनेस के वो बस संचालित नहीं की जा सकती है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट हमसे लेना होगा। कैमरा राजेश के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
इधर उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज जेल पहुंचे। दोनों नेताओं की समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबर जो है वो सामने आ रही है। अब इस बीच ये मुलाकात काफी अहम है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिली करारी हार के बाद इस तरह की ये पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि दोनों नेता सपा से कटे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले आजम खान को असदुद्दीन अवैसी की पार्टी IMIM की तरफ से भी उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिल चुका है। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या निकल कर आता है। वहीं आजम खान से मुलाकात करने के बाद शिवपाल सिंह यादव जेल से बाहर आए और उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई तीखे प्रहार किए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को आजम खान की मद रखनी चाहिए थी। आजम खान काफी सीनियर नेता हैं, उनके ऊपर केवल छोटे छोटे मुकदमे हैं जिनमें से कई मामलों में बेल हो गई, लेकिन फिर भी सपा उन्हें जेल से नहीं निकाल पाई। सपा आजम खान के लिए संघर्ष करना चाहिए था। ये तमाम बातें जो मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कही है। वहीं इस दौरान शिवपाल यादव ने और भी क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी बातचीत हुई है और क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आया। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने इस पर बयान दिया है कि आजम खान को लंबा राजनीतिक अनुभव है। कहीं ना कहीं वो तारीफ करते वहां पर नजर आए हैं। सीएम योगी के सामने आजम खान की मैं बात रखूंगा, ये भी उन्होंने कहा। सही समय पर सब बातें पता चलेंगी। आजम खान सपा के सबसे सीनियर नेता, ये तमाम बातें शिवपाल यादव ने कही है और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ये खबर सुर्खियों में है कि शिवपाल यादव और आजम खान अभी सपा से थोड़े कटे कटे से चल रहे हैं, यानी कि थोड़े नाराज चल रहे हैं। अब ये मुलाकात क्या रंग लेगी ये तो खैर देखने वाली बात है, लेकिन बयानों से साफ नजर आ रहा है कि नाराजगी है शिवपाल सिंह यादव के सपा को लेकर। और भी क्या कुछ उन्होंने कहा है जेल से निकलकर, आपको सुनवाते हैं। बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से है। सीएम धामी ने ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। अस्थायी व्यवस्था पर सीएम धामी ने नाराजगी जताई है। 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को समाधान लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने भी यहां पर कई कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम धामी की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने भी कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। धामी नाराज नजर आए। आपको बता दें कि सचिवालय पहुंचे थे मीटिंग के लिए। ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है। बिजली गुल होने की जो समस्या है वो लगातार देखने को मिल रही थी, जिसे लेकर कई बार शिकायतें भी पहुंची। आम जनता काफी परेशान थी। ऐसे में धामी नाराज नजर आए और 24 घंटे के अंदर समाधान देने की बात उन्होंने कही है। अब धामी की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव की भी नाराजगी देखने को मिली है और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाए।
ऊर्जा के संबंध में पिछले कुछ दिनों से कुछ विद्युत कटौती और तमाम चीज़ें देश के अंदर जो चीज़ें आई हैं उन्हीं को लेकर हम लोगों ने आज इस पर पूरी तरह से आज गहन समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी विभाग को निर्देशित किया है कि जो क्राइसिस है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया जाए और जिस भी ज़रूरत है, अगर कहीं हमें भारत सरकार से बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भारत सरकार से भी बात करेंगे, अन्य पुलों से बिजली देने की ज़रूरत पड़ेगी करेंगे, उस पर जो भी होगा उसका रास्ता निकाल रहे हैं। और जो हम सोलर से लेकर हमारी पन विद्युत की जो पुरानी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिन पर काम चल रहा है, लाइन लॉसेज हैं, इन सभी पर हमने कहा है कि थोड़ा ठीक से काम करें और जहाँ पर लाइन लॉसेज के ज़्यादा मामले हैं उन पर भी सख्ती से काम करने को कहा है। चलिए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की जो चंपावत से है। उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चंपावत उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस इस उपचुनाव में बीजेपी सरकार की हकीकत को जनता के सामने रखेगी। सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि जंग के मैदान में आने दो, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वो कह रहे हैं ना, जब मैदान में आएंगे, जंगे मैदान में जब आमने सामने की लड़ाई होगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। देखिए अब सब्जबाग हैं, सब्जबाग। मैं कह रहा हूं ना कि इन्होंने चुनाव से पहले भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। क्या बिजली मिल रही है? इस तरह के सब्जबाग आज चंपावत की महान जनता को दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन जनता इन 2-3 महीनों में सब सामने आ चुका है कि इनकी बात का कितना यकीन करना चाहिए, कितना चुनाव में जो वायदे करते हैं उनको ये पूरा नहीं करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और चंपावत की महान जनता निश्चित रूप से सब कुछ समझने लगी है और इस चुनाव में हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उपचुनाव को लेकर अपने दावे किए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव होने उसे लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहना है कि आम आदमी पार्टी उपचुनाव को लेकर तैयार है। अभी जरा इसकी डेट आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पे इस बार उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का। जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी पॉलिटिकल प्रक्रिया होगी, आम आदमी पार्टी उसमें पूरा जोर शोर से हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी का मकसद ही है कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में बोल चुके हैं, जो मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा तरीके से हासिल करना है। इस बार आम आदमी पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि क्यों हमारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि जनता को समझा सकें, या तो हम समझा नहीं पाए या हमारे तरीके थोड़े अलग थे। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।